हेलो मेरे बालक एवं बालिकाओं, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे, मौज में होंगे। चलिए, तो हम लोग फिर से आ गए हैं क्लास 10th के टॉपिक को लेके। हमने कल पिछली क्लास में क्या पढ़ा था बेटा? पिछली क्लास में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को मैक्सिमम चीज़ें उसमें कंप्लीट हो चुकी हैं। कौन कौन सी चीज़ें थी बेटा उसमें? डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या देखा था? लगभग सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने माउथ के बारे में भी पढ़ लिया, इसमें हमने फेरिंग्स के बारे में भी पढ़ा, और हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में इसोफेगस के बारे में भी हमने बातें एकदम समझी। इसके बाद हम लोग स्टमक के बारे में भी पढ़ चुके। हम अगर देखें तो स्मॉल इंस्टेटाइन के बारे में भी पढ़ चुके। उसके बाद अगर देखा जाए तो हम लोग लार्ज इंस्टेटाइन के बारे में भी पढ़ चुके। अब बेटा हम लोग थोड़ा सा क्विक रिवीजन मारते हैं। जैसे माउथ में दो चीज़ें पाई गई, एक हमारा टीथ पाया गया, जो डाइजेस्टिव सिस्टम यहीं से प्रारंभ होता है, यहीं से स्टार्ट होता है। टीथ भोजन को ग्राइंडिंग करने में, फाड़ने में, चबाने में, ये सारी चीज़ों में हेल्प करता है। भोजन को पकड़ता है, फाड़ता है, चबाता है। ये सारा हेल्प कौन करता है? सबसे पहले भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कौन करता है? टीथ करता है। जैसे ही टीथ डिवाइड कर लेता है उसमें क्या मिल जाता है? सैलिवरी ग्लैंड से स्लाइवा मिलता है। सैलिवरी ग्लैंड से उस जो भोजन दांत ने चबाया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा है, उसमें क्या मिल गया? स्लाइवा मिल गया। और स्लाइवा में 4 एंजाइम पाए जाते हैं। एक बेटा आपका एंजाइम होता है एमाइलेज, हम जिसे क्या बोलते हैं? सलाइवा एमाइलेज बोलते हैं। और उसका रियल नेम होता है टाइलिन। ये टाइलिन और डाइस्टेज, ये दोनों एंजाइम जो होती हैं ये डाइजेस्ट करती हैं किसको बेटा? स्टार्च को डाइजेस्ट करेंगी। जो भोजन के, जो फूड के अंदर स्टार्च होगा बेटा, उसको डिकम्पोज करेंगी, पूर्ण रूप से डाइजेस्ट नहीं करेंगी। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि और 2 एंजाइम पाया जाता है। कौन पाया जाता है? लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम में हमने देखा था कि लाइसोजाइम क्या करता है? किल टू जर्म्स को क्या करता है? किल करता है, किल टू जर्म्स। और हमने क्या देखा था? एक लास्ट वाला एंजाइम था म्यूलिन। म्यूलिन क्या करता था बेटा? ये भोजन को लुब्रिकेंट बनाता था, चिपचिपा बनाता था, जिससे भोजन हमारा आसानी से फिसल करके स्टमक तक पहुंच पाता था। और टीथ में हमने देखा था कि 32 दांत होते हैं। 20 दांत क्या होते हैं? दूध के होते हैं। फिर ये टूटते हैं तो दोबारा आते हैं। और एक होता है क्या? 12 दांत, जो केवल एक बार आता है। टोटल लाइफ में 52 बार, ये 52 है। टोटल लाइफ में 52 बार दांत, टोटल लाइफ में कितनी बार? 52 टाइम्स दांत जो है कि उगता है हमारे लाइफ में। ठीक है, ये सारी चीज़ें। मोलर, प्रीमोलर, इंसीजर और कैनाइन दांत हमने देखा था। मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसीजर। इधर से देखें तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये टीथ हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने माउथ को कंप्लीट करते ही फेरिंग्स के बारे में पढ़ा। फेरिंग्स के बारे में देखा कि ये लास्ट पार्ट ऑफ द माउथ का लास्ट पार्ट होता है। ये 12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये चीज़ें हमने देखी थी। डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने पहली बात तो दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक हुआ था फूड पाइप जिसे एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, और एक ग्लैंड्स बोले थे हम लोगों ने बोला था। फिर ईसोफेगस की बात किए थे, तो ईसोफेगस के बारे में हमने समझा था कि इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है, जो म्यूकस का सिक्रेशन करता है। और म्यूकस क्या होता है? लुब्रिकेंट टाइप का होता है, स्लिमी होता है बेटा।
फिर उसके बाद जो इसोफेगस में म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, म्यूकस क्या करता है, म्यूकस हेल्प करता है बेटा भोजन को फिसल के स्टमक तक आने में, और जो इसोफेगस होता है वो माउथ को स्टमक से जोड़ता है बेटा। और उसके बाद हमने इसोफेगस में देखा था आयोंजिट्यूडिनल फोर्स पाए जाते हैं जो उसको फैलने में मदद करते हैं। जब हम कभी कोई बाइट बड़ा ले लेते हैं, बड़ी बाइट में आयोंजिट्यूडिनल फोर्स क्या करता है, इसोफेगस को थोड़ा फैला देता है। छोटी बाइट रहती है तो जैसे इसोफेगस है वैसे रहता है। फिर हमने आगे बढ़ा था, स्टमक को देखा था। स्टमक में हमने 3 पार्ट्स देखे थे। 3 पार्ट्स में कौन देखा था, कार्डियक देखा था, कार्डियक देखा था, फंडिक देखा था और पाइलोरिक देखा था। और बेटा कार्डियक जो होता है HCl का सिक्रिकेशन करता है, और HCl का जब क्वांटिटी अधिक हो जाती है हमारे स्टमक में बेटा तो क्या होता है, एसिडिटी होता है। एसिडिटी को ठीक करने के लिए हमने एक कंपाउंड लिया था, एक सब्सटेंस था, एक मैटर था, कुछ भी कह लीजिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नाम था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका यूज करते हैं। ये बेसिक नेचर में होता है और ये एसिड को ख़त्म करता है, न्यूट्रलाइज करता है। फंडिक के अंदर हमने देखा था कि रियुगी पाया जाता है जो भोजन को, जो फूड को 3 से 4 घंटे तक स्टमक में रोक के रखता है। पाइलोरिक में हमने देखा था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है जो पेप्सिन और रेनिन एंजाइम का सिक्रेशन करता है, और पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और जो रेनिन होता है ये मिल्क को फाड़ता है, दही बनाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हमने 3 पार्ट देखा था बेटा। हमने एक देखा था ड्यूडेनम देखा था, और एक हमने देखा था जेजुनम, और एक देखा था हमने इलियम देखा था, इलियम देखा था। और हमने ड्यूडेनम में देखा था कि दो चीज़ें ड्यूडेनम में हमने देखा था कि 2 चीज़ें सिक्रिकेट हो रही हैं। एक पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस, और बेटा एक बाइल जूस। और हमने बाइल जूस के बारे में आपको बताया था। बाइल जूस के बारे में हमने आपको क्या बताया था, हमने बोला था कि बाइल जूस जो होता है ये बेसिक इन नेचर होता है। ये बेसिक इन नेचर होता है। बेसिक इन नेचर मतलब ये नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है, क्षारी होता है, जो स्टमक से आए हुए फूड के एसिडिटी को मारता है, ख़त्म करता है, उसे भी न्यूट्रलाइज करता है। और पैनक्रियाटिक जूस में हमने देखा था कि ये 3 टाइप्स के एंजाइम का सिक्रेट करता है। एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है अमाइलेज। हमने यही 3 एंजाइम तो पढ़े थे, एमाइलेज और एक लाइपेज होता है। हमने ये 3 एंजाइम पढ़ा था। हमने ट्रिप्सिन को देखा था कि ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और लाइपेज जो होता है ये फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ये फैट को डाइजेस्ट करता है। यही 3 चीज़ें हमने देखा था। और उसके बाद हमने लार्ज इंटेस्टाइन में आया, और लार्ज इंटेस्टाइन में देखा कि ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सिकम, कॉलन एंड रेक्टम। सिकम जो होता है उससे अपेंडिक्स जुड़ा होता है, और अपेंडिक्स एक डिसीज कजेज करता है, उस डिसीज का नाम होता है अपेंडिसाइटिस होता है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और लार्ज इंटेस्टाइन में हमने ये देखा था लार्ज इंटेस्टाइन में कॉलन वाले पार्ट में देखा था कि इसके अंदर होस्टा की जो नंबर ऑफ होस्टा होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, और इसके अंदर लिक्विड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में सॉलिड मटेरियल जैसे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा इन चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है। और रेक्टम में देखा था कि जो वेस्ट मटेरियल फॉर एग्जांपल फिसीस होती हैं, मल होता है, फिसीस होता है, ये रेक्टम में स्टोर होता है और फिर रेक्टम के थ्रू बाहर निकल जाता है। और जो लिक्विड मटेरियल के होता है जैसे यूरिन होता है, वो जो लिक्विड फॉर्म में होस्टा हमारा उसे एब्जॉर्व करता है, वो जाता है लीवर में, लीवर उसे यूरिन में बदल करके अमोनिया यूरिया में बदल करके आगे भेजती है, और ब्लड के थ्रू वो किडनी में जाता है, वहाँ पे वो फिल्टर होता है और यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है। यूरिन से यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जाके बाहर निकल जाता है यूरेथ्रा के थ्रू। ये चीज़ हम किडनी में देखेंगे। बाकी हम फिसीज की चीज़, कैसे फिसीज बन रहा है, कौन सा वेस्ट मटेरियल क्या है, कैसे, ये सारी चीज़ें, फिसीज जो होती है, मल होता है, ये हमारा रेक्टम के थ्रू बाहर निकलता है। और हमने एक बात और बताया था कि जो फिसीज होता है हमारा, जो मल होता है, ये बिलिरुबिन के कारण, बिलिरुबिन सब्सटेंस के कारण ये येलो कलर का होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग को आगे क्या करना है, अब हम लोग को आगे देखना है, लीवर के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे। लीवर के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये 2 लोब्स में डिवाइड होता है, लिगामेंट के थ्रू डिवाइड होता है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब में। राइट लोब बड़ा होता है, लेफ्ट लोब छोटा होता है। राइट लोब से गॉल ब्लैडर जुड़ा होता है, गॉल ब्लैडर हरे रंग का होता है। लीवर बाइल जूस बनाता है और बाइल जूस को स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। फिर उसके बाद सारी चीज़ें हमने देखने के बाद आज हम लोगों को पढ़ना है पेनक्रियाज। देखिए, हम इसलिए क्विक रिवीजन किए हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। आज डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम आज खत्म, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में नहीं आएगा बेटा। फिर उसके बाद क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में लास्ट पार्ट हम लोग पेनक्रियाज के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे पेनक्रियाज के बारे में।
पैनक्रियाज के बारे में। एक मिनट रुकिएगा। सॉरी, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, पैनक्रियाज के बारे में अगर हम बताएं तो सबसे पहले आपको एक पहला पॉइंट बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट बताएंगे कि ये हल्के पिंक कलर की ग्लैंड होती है। पिंक कलर की ग्लैंड होती है, पिंक इन कलर में होती है। और अगर हम पैनक्रियाज का दूसरा पॉइंट आपको बताएं तो हम बोलेंगे कि जो पैनक्रियाज होता है ये, इसे हम मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। अब मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड यानी ये हार्मोन का भी सिक्रिकेशन करेगी, और बेटा ये क्यों करेगी, क्यों इसको मिक्स्ड बोलते हैं? क्योंकि ये हार्मोन को भी सिक्रेट करती है और ये एंजाइम का भी सिक्रेट करती है, एंजाइम का भी स्राव करती है। ठीक है, ये बात। और मिक्स्ड ग्लैंड इसको एक और नाम से जानते हैं, इसीलिए हम इसको एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन मतलब जो ब्लड के बाहर चीजों का स्राव करता है, जो ब्लड के बाहर चीजों का जो स्राव होता है वो होता है एक्सोक्राइन, और जो ब्लड के अंदर चीजों का स्राव होता है वो होता है एंडोक्राइन। अब ब्लड के अंदर कौन स्राव होता है बेटा, किसका सिक्रिकेशन होता है? बेटा ब्लड के अंदर सिक्रेट होता है बेटा हार्मोन ब्लड के अंदर सिक्रेट होता है, और एंजाइम्स जो होता है वो ब्लड के बाहर सिक्रेट होता है। यानी जब पैनक्रियाज एंजाइम को सिक्रेट करेगा तब वो होगा एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन का मतलब ब्लड के बाहर एंजाइम को मतलब स्रावित कर रहा है, सिक्रेट कर रहा है। और अगर पैनक्रियाज हार्मोन का सिक्रेशन करेगा और सिक्रेट करेगा हार्मोन को, तो हार्मोन कहां पे सिक्रेट होता है बेटा? ब्लड के अंदर। और जब ब्लड के अंदर सिक्रेट होगा हार्मोन तो उसे बोलेंगे एंडोक्राइन। बात हो गई क्लियर। और पैनक्रियाज के बारे में एक बात और बता देते हैं, पैनक्रियाज के बारे में एक बात और हम आपको बता देते हैं। पैनक्रियाज के अंदर पाया जाता है 3 एंजाइम। 3 एंजाइम हमने आपको बता रखे हैं। एक हमने बताया था ट्रिप्सिन, ट्राइप्सिन और अमाइलेज और एक लाइपेज। ये 3 एंजाइम, लाइपेज, ये 3 एंजाइम स्राव होता है। और जो पैनक्रियाज होता है बेटा, ये अगर हार्मोन का स्राव करता है तो इसके अंदर पाए जाते हैं 3 सेल। एक अल्फा सेल, चलो ऐसे नहीं हम वर्ड में लिख देते हैं, अल्फा सेल, एक बीटा सेल और एक गामा सेल। 3 सेल होता है, अल्फा बीटा गामा सेल। और ये तीनों बेटा हार्मोन का सिक्रिकेशन करते हैं। सिक्रेशन हार्मोन का कौन से सेल से होता है? पैनक्रियाज के कौन से सेल से पैनक्रियाज सिक्रेट करता है हार्मोन को? तो आप कहोगे अल्फा सेल, बीटा सेल एंड गामा सेल। क्लियर है? चलिए, अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोक्राइन के बारे में, एंडोक्राइन के बारे में। अच्छा, अगर जिन बालकों को, जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है हम कहाँ से पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, चीज़ें कहाँ तक पहुँच गई हैं, तो बेटा आपको तभी समझ में आएगा जब आप पूरा पिछला लेक्चर स्टेप वाइज देखे होंगे। अगर आप फॉर्मेलिटीज करेंगे, वीडियो के बीच में कूद के आएंगे, लेक्चर के बीच में से अटेंड करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे लेक्चर है, अगर 4 लेक्चर है तो आप सीधा चौथा देखेंगे तो, और आप ये उम्मीद करेंगे कि हमें चौथा समझ में आए, अच्छे से हम समझ जाए, तो ऐसा इम्पॉसिबल है बेटा। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जाना पड़ेगा, प्रॉपर नोट्स बनाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे। स्टेप वाइज आपको चलना पड़ेगा। और यहाँ से चीज़ों को अगर समझना है बीच में से तो ये इम्पॉसिबल है। अगर अच्छे से बायोलॉजी को समझना है, पढ़ना है,
इंटरेस्टिंग बनाना है तो पूरे लेक्चर अटेंड कीजिए और 1 2 3 4 जितने भी लेक्चर हैं प्रीवियस लेक्चर देखिए जाके, और वैसे ही शॉर्ट नोट प्रिपेयर कीजिए, फिर आप इस लेक्चर को देखिए, आपको सारी चीजें सारी बात समझ में आएंगी। क्लियर है? आगे बढ़ने से पहले ये याद रख लेना, ताली बजने का जो दौर होता है इसके पहले एक दौर आता है, वो दौर होता है तानों का। ताली बजने से पहले तानों का दौर आता है, और ये दौर हर एक कलाकार के जीवन में आता है, समझ लेना। अगर आपको अच्छा परफॉर्म एग्जाम में करना है, आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएं, आप अच्छे से लिख पाएं, इसके लिए आपको तो मेहनत करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? आप 4 लोग कह रहे हैं कि ऐसे पढ़ लो वैसे पढ़ लो, कुछ लोग कह रहे हैं ये पढ़ लो, शॉर्ट नोट पढ़ लो, वीडियो 1 शॉर्ट देख लो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा। 4 लोग तो कुछ भी कहते रहेंगे। वैसे अगर 4 लोग का सुनने लगोगे तो बस तुम पढ़ लिए, तो प्रॉपर तरीके से पढ़े रहोगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। अब एग्जाम से सोचो एक दिन पहले हम पढ़ें और फाइट कर जाएं 90% वालों से और अच्छा मार्क्स ला लें, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। समझ में आई बात? तो अभी टाइम है, अच्छे से पढ़ते चलो, समझते चलो, नोट्स बनाते चलो, क्लियर करते चलो चीज़ों। याद रखना मेरी बात ये। एंडोक्राइन, एंडोक्राइन में हम देखेंगे, एंडोक्राइन का मतलब सबसे पहले समझो। एंडोक्राइन, एंडोक्राइन, एंडो प्लस क्राइन, एंडोक्राइन का मतलब, एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है? जो ब्लड के अंदर जिस चीज का, एंडोक्राइन, ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर, एंडोक्राइन, ब्लड के अंदर जिन सब्सटेंस का, जिस चीज का सिक्रेट हो रहा है, अगर कोई चीज किसी ऑर्गन के द्वारा, किसी सेल के द्वारा सिक्रेट किया जा रहा है और वो सिक्रेट जो हो रहा है वो ब्लड के अंदर हो रहा है, तो इसका मतलब वो सेल, वो ग्लैंड, वो ऑर्गन एंडोक्राइन है। अगर ब्लड के अंदर सिक्रेशन हो रहा है चीजों का, तो ब्लड के अंदर सिक्रेट हो रहा है, इसका मतलब ये पेनक्रियाज का हार्मोन वाला पार्ट है। पेनक्रियाज इस वाले पार्ट में हार्मोन का सिक्रेशन करेगा। ठीक, चलिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो हार्मोन होता है ये सिक्रेट, जो हार्मोन होता है ये सिक्रेट करता है इसको, हार्मोन को, सॉरी, जो एंडोक्राइन पेनक्रियाज होता है ये सिक्रेट करता है हार्मोन को भी और एंजाइम को भी। चलो, और मैं आपको बताऊं, यहां पे हमको 3 हार्मोन पढ़ने हैं। पहले तो आप ये समझिए कि जो पेनक्रियाज होता है वो कौन कौन से सेल से कौन कौन से सेल से हार्मोन का सिक्रेशन करता है, वो कौन कौन से सेल हैं। तो पहले बेटा हम बोलेंगे अल्फा सेल, अल्फा सेल, फिर हम बोलेंगे बीटा सेल, फिर हम बोलेंगे गामा सेल। ये 3 सेल होते हैं जिन 3 सेल से सिक्रेट करता है हार्मोन एक पेनक्रियाज ग्लैंड। अब देखो, अल्फा सेल जो होता है ये किसको सिक्रेट करता है? अल्फा सेल जो होता है बेटा ये कौन से हार्मोन को सिक्रेट करता है? बीटा सेल कौन से हार्मोन को सिक्रेट करता है और गामा सेल कौन से हार्मोन को सिक्रेट करता है, उसको देखते हैं। अल्फा सेल जो होता है बेटा ये ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन हार्मोन, ग्लूकेगॉन हार्मोन का सिक्रेट करता है। और बीटा सेल जो होता है ये इंसुलिन, इंसुलिन का सिक्रेशन करता है, इंसुलिन का सिक्रेशन करता है। और बेटा इंसुलिन के बारे में अभी आगे हम एक और बात बताएंगे। गामा सेल जो होता है ये सिक्रेशन करता है सोमैटोस्टैटिन हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। अब आगे अगर हम बात करें कि ये लोग करते क्या हैं, ये लोग करते क्या हैं, देखो, ग्लूकेगॉन हार्मोन ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है, ग्लूकोज के क्वांटिटी को
ग्लूकोज क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। ठीक, जैसे ग्लूकोज की मात्रा अगर कम हो जाती है तो जो ग्लाइकोजन होता है, मैंने लीवर में बताया था बेटा, ग्लाइकोजेनेसिस में जो ग्लूकोज होता है वो चेंज हो जाता है ग्लाइकोजेनेसिस में। ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू वो चेंज हो जाता है इसमें, ग्लाइकोजन में। मैंने आपको ये बात बता रखी है कि जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज जो होता है वो चेंज हो जाता है किसमें, ग्लाइकोजन में। ये कब होता है, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो ज्यादा हो जाती है, तब ग्लूकोज किसमें चेंज हो गया, ग्लाइकोजन में। और ये वाला प्रोसेस क्या होता है, इस वाले प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ये वाला प्रोसेस। ठीक, और हम दूसरी बात और आपको बताए थे, जब ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, जब कम मात्रा हो जाएगा, तो ग्लूकोज की जब नीड होगी हमारी बॉडी को, ब्लड को, तो ये जो ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हुआ है, वो ग्लाइकोजन जो होगा वो दोबारा चेंज किसमें होगा, ग्लूकोज में चेंज होगा बेटा। तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, तो मैंने आपको बताया था, इस वाले प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोनियोलाइसिस। ये दो प्रोसेस मैंने आपको लीवर वाले लेक्चर में बताया है, बाकायदा अच्छे से चीजों को समझाया है। और यहाँ पे भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ग्लूकोज, जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज जो होता है मात्रा वो बढ़ जाता है ग्लूकोज का, तो वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है। और ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में चेंज होना ये कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस। ये क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस। और जब ग्लूकोज की जो क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होता है, वो हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में अगर कम हो जाएगा, तो ये जो स्टोर हुआ ग्लाइकोजन है, ये ग्लाइकोजन फिर से दोबारा टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा ग्लूकोज में। तब जब ग्लाइकोजन दोबारा से ग्लूकोज बनेगा तो उस प्रोसेस को बोलेंगे ग्लाइकोनियोलाइसिस। लाइसिस का मतलब टूटना, लाइसिस का मतलब टूटना, और ग्लाइकोनियो का मतलब ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूट जाना, ये हो गया ग्लाइकोनियोलाइसिस। बात क्लियर हो गई। देखो, जब ग्लूकोज की मात्रा हमारे बॉडी में कम होता है तो ग्लाइकोजन जो होता है ग्लूकोज में टूटता है, यानी ग्लाइकोनियोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है, वो होता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हेल्प कौन करता है, ग्लूकेगॉन हार्मोन इस प्रोसेस में हेल्प करता है। जब बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है तो ग्लाइकोजन को डिकम्पोज करके ग्लाइकोनियोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना, ये हेल्प करता है इसमें कौन, ग्लूकेगॉन हार्मोन। अब इंसुलिन हार्मोन क्या करता है बेटा, इंसुलिन हार्मोन जो होता है ये हमारे अंदर, ये भी ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, कम नहीं करता है, कंट्रोल करता है। जैसे हम ज़्यादा मीठा खा रहे हैं तो हमारे अंदर ग्लूकोज की जो क्वांटिटी है, ब्लड में जो ग्लूकोज की क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। और जब ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तब इंसुलिन जो है उसे कंट्रोल करेगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि इंसुलिन ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है। देखो, ये वाला ग्लूकेगॉन ग्लाइकोनियोलाइसिस में हेल्प करेगा, इंसुलिन किस में हेल्प करेगा, ग्लाइकोजेनेसिस में हेल्प करेगा। जब ग्लूकोज की मात्रा ओवर हो जाएगी, बढ़ जाती है, तो ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करना, ये वर्क होता है, ये फंक्शन होता है इंसुलिन हार्मोन का। ठीक है, और अगर इंसुलिन हार्मोन कम हो जाएगा तो ह्यूमन बीइंग के अंदर एक डिसीज होता है जिसका नाम है शुगर। ये एक डिसीज होगा शुगर। और दूसरा, इंसुलिन के अंदर पाया जाता है जिंक, इसकी मात्रा ज्यादा होती है। और इंसुलिन बना होता है प्रोटीन का। ये इतनी बातें इंसुलिन के बारे में हमने आपको बताई। इंसुलिन थोड़ा इंपॉर्टेंट
होता है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बता दिया। सोमैटोस्टेटिन क्या करता है बेटा? सोमैटोस्टेटिन जो है ये एक हार्मोन होता है जो गामा सेल जो होता है उसके थ्रू सिक्रेट किया जाता है, और ये कुछ नहीं करता है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जो डाइजेस्ट हो गया हुआ फूड है, जो फूड डाइजेस्ट हो गया है, उसमें से जो एनर्जी निकलती है वो उसे क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब टू द एनर्जी। बस ये इतनी बात हो गई किसके बारे में? एंडोक्राइन वाले पोर्शन के बारे में, एंडोक्राइन वाले पार्ट के बारे में हमने देख लिया। चलो अब इतनी चीजें स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, हम आपको यहीं पे बता देते हैं क्या, हम यहीं पे आपको बता देते हैं एक्सोक्राइन के बारे में। एक्सोक्राइन, दूसरा एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन का मतलब जो ब्लड के बाहर चीजों का अगर सिक्रेशन हो रहा है तो वो होता है एक्सोक्राइन। और ब्लड के बाहर कौन सिक्रेट किया जाएगा, कौन किसका सिक्रेशन होगा? तो बेटा आप कहोगे कि एंजाइम का, एंजाइम का। तो आपको मैं पहले ही बताया कि 3 टाइप्स के एंजाइम का सिक्रेशन होता है, 3 टाइप के एंजाइम का सिक्रेशन होता है। वो कौन कौन से एंजाइम होते हैं? वो एंजाइम कौन कौन से होते हैं? तो आप कहोगे ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। फर्स्ट ट्रिप्सिन और सेकेंड एमाइलेज, अमाइलेज एंड थर्ड लाइपेज। ये 3 एंजाइम को हमें पढ़ना है, ठीक, अभी 10th के बेस पे। तो ये 3 एंजाइम क्या होता है? डाइजेशन में हमारे मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सॉरी, ठीक, मैं आपको यहाँ पे समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये किसको किसको पचाने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। देखिएगा, ट्रिप्सिन जो होता है डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट टू द प्रोटीन। ये डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को बेटा, जो फूड के अंदर प्रोटीन होगा उसको डाइजेस्ट करेगा। एमाइलेज जो होता है ये क्या करता है? फैट को डाइजेस्ट करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट टू द फैट, यानी ये फैट को डाइजेस्ट करेगा। इसका मतलब कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सिक्रेट होते हैं कहाँ पे बेटा? ड्यूडेनम वाले पार्ट में, तो वहां पे बस तोड़े जाते हैं ना। फैट को ये चेंज कर देगा, ये प्रोटीन को भी कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं करेगा। अब ये फैट को डाइजेस्ट कंप्लीट रूप से नहीं करेगा, ये क्या करेगा? फैट को चेंज कर देगा फैटी एसिड और किसमें? ग्लिसरॉल में। ये फैट को किसमें चेंज कर देगा? ये फैट को चेंज कर देगा फैटी एसिड और प्लस ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल में। चलो अब कुछ नहीं करते हैं, लाइपेज को थोड़ा साइड में देख लेंगे ना, इसको हम, चलो इसको हम यहां ला देते हैं। एमाइलेज, अब ये जो एमाइलेज होता है ये क्या करेगा? एमाइलेज फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, ये एल है, ग्लिसरॉल, यहाँ पे ग्लिसरॉल लिख देते हैं, नहीं तो कई बच्चे कहेंगे गलत लिखे हैं सर, ग्लिसरॉल, ये ठीक। अब जो फैट होता है, अब फैट को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कौन चेंज करता है बेटा? एमाइलेज करता है। एमाइलेज एक एंजाइम होता है जो पेनक्रियास सिक्रेट करता है। चलो अब लाइपेज के बारे में देखना है हमें, हाँ लाइपेज के बारे में देखना है, तो लाइपेज के बारे में यहाँ पे देखते हैं हम। लाइपेज क्या करता है? कुछ नहीं, हम उतना लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट ऐसे स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। लाइपेज क्या करता है बेटा? ये जो ग्लूकोज होता है उसे, और किसके बारे में पढ़ रहे हैं? लाइपेज के बारे में। लाइपेज जो होगा, ओ सॉरी ये बहुत उल्टा हो गया, ये बहुत उल्टा हो गया, आई एम सॉरी। ये देखो एमाइलेज वाला काम जो है वो अलग था एमाइलेज में जो मैंने अभी आपको बताया ये करता है लाइपेज ना, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक, ये लाइपेज होता है
ये लाइपेज होता है, ठीक। और यहाँ पे लाइपेज कर लो, रुको मैं ही कर देता हूँ, नहीं तो बड़ी भारी गलती हो गई थी। ये क्या होता है लाइपेज? लाइपेज एंजाइम फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करता है। एमाइलेज के बारे में, वही तो मुझे कंफ्यूजन हो गया। देखो एमाइलेज के बारे में बताएं। एमाइलेज जो होता है ये स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा। ये क्या करेगा बेटा? स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा। ये स्टार्च को कैसे डाइजेस्ट करेगा समझना। देखो कैसे डाइजेस्ट करेगा, क्या मतलब, ये डाइजेस्ट करेगा स्टार्च को ना, ये स्टार्च को और ग्लूकोज को माल्टोज में चेंज कर देता है। क्या करता है ये? स्टार्च को और ग्लूकोज को माल्टोज में चेंज कर देता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने आपको बताई। माल्टोज में चेंज कर देगा। कौन करेगा बेटा? एमाइलेज एंजाइम क्या करेगा? एमाइलेज एंजाइम स्टार्च और ग्लूकोज को माल्टोज में चेंज कर देगा। ये सारी बात होती है क्लियर, यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आज के डेट में क्लियर हो गया। आप सभी लोग को समझ में आ जाना चाहिए, अच्छे से प्रॉपर नोट बनाए होंगे, पूरी क्लास आप अटेंड किए होंगे, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आ जानी चाहिए, आ गई होंगी क्या? आपको आ जानी चाहिए। मजा आ जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, मजा आ जाएगा बायोलॉजी में। जब तभी मजा आएगा जब आप ये सारी चीजें जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ आप उसका शॉर्ट नोट बनाते चलिए, एक नोट्स बनाते चलिए, अपने लैंग्वेज में बनाते चलिए। जो बातें मैं आपको बोल रहा हूँ वो आप अपने लैंग्वेज में लिखते चलिए। एक समय आएगा, रिवाइज करते चलिए, पढ़ते चलिए, सब कुछ करते चलिए। आप देखिएगा एक समय आता आएगा जब आपको सारी चीजें जुबान पे होंगी और आपको आप अपने आप को तो एक छोटा डॉक्टर महसूस करेंगे। आप सोचेंगे कि मैं ही डॉक्टर हूँ, इतना ज़्यादा बॉडी के बारे में नॉलेज हो जाएगा। मतलब इतना नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 10th के बेस पे इतना नॉलेज तो हो ही जाएगा कि आपको मजा आएगा। आपको लगेगा कि नहीं, नाउ आई एम डॉक्टर ना, आपको ऐसा लगेगा, फील होने लगेगा। क्योंकि देखिए फील, आप बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छे से जान लोगे ना, तो चीज़ें आपको ऐसी तरीके से फील होने लगेंगी। आप किसी के रोग को देखोगे, कोई दिक्कत देखोगे, कोई प्रॉब्लम देखोगे, तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये इसके वजह से हुआ है, ये इसको इसकी वजह से हुआ है। ये सारी चीज़ें जब बायोलॉजी में इंटरेस्ट रहेगा ना तो मजा आएगा। आप अपने आप को डॉक्टर फील करोगे ही करोगे जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपका। तो बात क्लियर है? तो खैर यहाँ पे पैनक्रियाज के बारे में ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आज के लेक्चर को हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या ही बढ़ाएंगे, इसको डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। उसके साथ साथ हम आपको एक 4 लाइन बोल के जा रहे हैं। कुछ बच्चे थे जो कि बहुत उनका वो होता है कि हम घर से बाहर आए हैं तो घर पे लोग क्या कहेंगे, मतलब घर के लोग पूछते हैं, मतलब वहाँ पे जाओ तो आस पड़ोस अगल बगल या कोई रिलेशन का या कोई ऐसा जो आपके जानने पहचानने वाले हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं 4 लोग, मतलब कुछ बच्चों का डाउट है जो उनको होता है कि वो 4 लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। तो मैं आपको एक ही बात कहूँगा, 4 लोग तो सबको बुरा कहते हैं, उनके लिए 2 लाइन है। प्रिय 4 लोग, हमें नज़रअंदाज कीजिए, हम तो बुरे हैं, हमें नज़रअंदाज कीजिए। आप तो खुदा हैं, अपने आप को मंदिर में विराजमान कीजिए। ये हम 4 लोग के बारे में कह रहे हैं। और देखिए एक बात और बता दे रहे हैं, जो 4 लोग, जो कुछ लोग हमारी सोसाइटी या ऐसे लोग जो बहुत ज्ञान देते हैं कि हमें तुमसे ज़्यादा उम्र है तो हमें ज़्यादा तुमसे नॉलेज है, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, चीज़ें बहुत बदल गई हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का 60 साल अगर एज है तो तुमसे ज़्यादा उसे नॉलेज होगा या तुमसे ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस होगा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। देखो हम एक एग्जाम्पल देते हैं, आप जिंदगी से कितना लड़ रहे हो ना वो आपको एक्सपीरियंस देगा। ये 4 बेवकूफ़ों के उसमें मत आइए कि हम तुमसे बड़े हैं, हमें तुमसे ज़्यादा नॉलेज है, हम तुमसे ज़्यादा दुनिया देखे हैं। कुछ नहीं देखे हैं बेटा, कुछ भी नहीं देखे हैं। वो 4 लोग समाज ना, बस समाज पे जीते हैं, वो वही 4 लोग हैं। और कुछ वो दुनिया नहीं देखे हैं, बस 4 मोहल्ला के 4 लोग देखे हैं जिनकी ना कोई हॉबी है ना कोई अंदर उनके क्वालिटी है, कुछ नहीं देखे। तो उनके बातों को नज़रअंदाज कीजिए, कुछ मतलब नहीं। उम्र ज़्यादा होने से एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं होता बेटा। मैं अपने
पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आप ज़िंदगी से जितना लड़ रहे हो, जितना जूझ रहे हो, वो आपको एक्सपीरियंस देगा, ठीक है, आपका उम्र नहीं। कोई 60 साल का एज का आदमी है ना, 60 साल एज है, अगर आपका 20 साल है, ये बिल्कुल गलत बात है कि इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है आपका कम, कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा आप लाइफ में अगर जूझे हैं, ये कम जूझा है ना। ये पैदा हुआ और अमीर घर में पैदा हुआ, बना बनाया, सब कुछ मिला और आगे बढ़ गया, कहाँ से एक्सपीरियंस हो जाएगा। और आप 20 साल में हुए, गरीब घर में पैदा हुए, आप खुद के बल पे एक साम्राज्य खड़ा किए, तो आप ज़िंदगी से ज़्यादा जूझे, ज़्यादा लड़े, तो आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा हुआ ना। अब ये तो ऐसे घर में पैदा हुआ जो कि बना बनाया सब कुछ मिला था, तो इसका 60 साल होने से ये ज़िंदगी से कुछ लड़ा ही नहीं, जूझा ही नहीं, इसका एक्सपीरियंस कैसे बड़ा हो गया। बिना लॉजिक की है, हमारी सोसाइटी बिना लॉजिक की बात करती है, इसके लॉजिक पे मत जाना। जिस सोसाइटी के पास खुद की हॉबी नहीं है, जिस सोसाइटी के पास खुद का कुछ नहीं है, जो सोसाइटी खुद के 4 लोग पे डिपेंड है कि वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, जो उनके ऊपर डिपेंड है, आप उनके ऊपर डिपेंड हो रहे हो, वो हमको बताएंगे कि हम क्या कहेंगे, तो उन सब लोगों पे ना जाओ, ठीक। चलिए, उन सब लोगों पे मत जाइए। वो 4 लोग, उन 4 लोगों की बात हम सोचेंगे जो खुद वो अलग 4 लोग पे डिपेंड है। बार बार कह रहा हूँ, कभी भी उन 4 बेवकूफ़ों की बात मत करना, कभी भी उन 4 बेवकूफ़ लोगों के बारे में मत सोचना। डज नॉट मैटर कि उनकी उम्र कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात लिख लेना, मैं लॉजिक के साथ बात करता हूँ, मैं वैसे फालतू नहीं। खैर, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, और आगे नेक्स्ट क्लास में हम न्यूट्रिशन इन अवीबा को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।